हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक सुपर हिट हॉरर फिल्म अ क्वाइट प्लेस के दूसरे पार्ट को। हाल ही में रिलीज हुई अ क्वाइट प्लेस 2। इस फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पर पार्ट 1 खत्म हुआ था और मैं पार्ट 1 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसे जरूर देख ले, नहीं तो आपको इस पार्ट की कहानी में कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। दोस्तों, ये फिल्म भी पहले पार्ट जितनी ही अच्छी है। तो चलिए अब जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। जैसा हमने पहले पार्ट में देखा था, ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां पर कुछ एलियन क्रीचर्स ने हमला कर दिया है। ये क्रीचर्स हर आवाज करने वाली चीज को मार देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत ठीक अपोकलिप्स वाले दिन से होती है। एक छोटे से टाउन में हम देखते हैं ली को, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ फ्रूट्स लेने जाता है। स्टोर का ओनर टीवी पर न्यूज देख रहा था। कहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका किसी बॉम्ब का है या किसी और चीज का, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ली इसके बाद सीधा यहाँ के पार्क में जाता है जहाँ उसकी वाइफ एबेलीन और बच्चे पहले से ही मौजूद थे। आज उनके सबसे बड़े बेटे मार्कस का बेसबॉल गेम था और वो यही देखने आए थे। यहाँ इनकी बेटी रेगन भी थी जो बोल या सुन नहीं सकती है, इसलिए इस पूरी फैमिली को साइन लैंग्वेज में बात करना आता है और ये लोग ज्यादातर एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। यहाँ ली अपने एक अच्छे दोस्त एमिट से भी मिलता है। मार्कस बैटिंग करने जाता है और वो काफी नर्वस था। तभी अचानक उन सभी की नजर आसमान से गिरते हुए एक अनजान ऑब्जेक्ट पर जाती है जो कि उनके टाउन के पास ही गिरता है। उसे देखकर गेम तुरंत रद्द कर दिया जाता है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। एबेलीन मार्कस और बीयू के साथ अपनी कार में बैठती है और ली अपना ट्रक लेने जाता है और रेगन भी उसी के साथ जाने लगती है। ली की नजर यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर पर जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो चीज क्या थी, लेकिन उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। और तभी एक भयानक क्रीचर पुलिस कार से आकर टकराता है और आसपास के सभी लोगों को मारने लगता है। ये क्रीचर उसी मीटियोर से निकले हैं। ली तुरंत अपने ट्रक में जाकर बैठता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ एबेलीन की कार पर भी एक क्रीचर अटैक कर देता है और उनकी कार एक पोल से टकरा जाती है। ली रेगन को लेकर स्टोर में छुप जाता है जहाँ कई सारे लोग छुपे हुए थे। अचानक ही एक लड़की का मोबाइल बजने लगता है और एक क्रीचर स्टोर के अंदर आकर वहाँ के सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। ली किसी तरह रेगन को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है लेकिन वो क्रीचर उनके पीछे पड़ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर एक शॉटगन से क्रीचर को 3 बार शूट करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं कि इन क्रीचर्स की स्किन बुलेट प्रूफ है और वो ऑफिसर को मार देता है। लेकिन एबिट फैमिली वहाँ से बचकर भाग निकलती है। इसके बाद कहानी ठीक वहीं जाती है जहाँ पार्ट 1 खत्म हुआ था। एबेलीन और रेगन को इन क्रीचर्स की कमजोरी पता चल गई थी और वो एक क्रीचर को मार भी देते हैं। इसके बाद एबेलीन अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ बेसमेंट से बाहर निकलती है और देखती है कि उनके घर में आग लग चुकी है और ये लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। एबेलीन उस घर में जाकर अपने बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन टैंक ले लेती है। वहीं रेगन वापस बेसमेंट में जाती है और एक स्पीकर उठा लेती है ताकि अगर उनका सामना किसी क्रीचर से हो तो वो उसे हरा सके। रेगन को यहाँ अपने फादर का एक मैप भी मिलता है जिसमें उनके आसपास रह रहे सर्वाइवर्स की लोकेशन थी। शाम को रेगन अपने फादर की तरह साइलो पर आग लगाती है और उसे काफी दूर एक और फायर सिग्नल दिखाई देता है। रेगन उस जगह को उस मैप पर मार्क करती है और अगले दिन एबेट फैमिली उस जगह पनाह लेने के लिए निकल पड़ती हैं। इन्होंने अपने साथ बस कुछ जरूरत का सामान ही रखा हुआ था, जैसे कि एक शॉटगन और एक पिस्टल, बेबी के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन टैंक और रेगन ने एक माइक और स्पीकर। चलते चलते ये लोग उस फायर सिग्नल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और ये एक रेलवे स्टेशन था लेकिन यहाँ किसी ने जाल बिछाए हुए थे। एबेलीन एक ट्रैप पर पैर रख देती है जिससे कुछ ग्लास बोतल्स शोर करने लगती हैं। ये देखते ही एबेलीन और उसके बच्चे तेजी से भागने लगते हैं और इसी में मार्कस का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और मार्कस गला फाड़ के चिल्लाने लगता है। एबेलीन उसे चुप रहने की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद बेबी भी रोना शुरू कर देता है। रेगन तुरंत उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसे साउंड प्रूफ बॉक्स में डाल देती है लेकिन इतनी आवाज होने पर क्रीचर यहाँ आ चुका था। रेगन तुरंत ही स्पीकर ऑन कर अपने कोक्लियर इम्प्लांट से वही हाई पिच साउंड निकालती है जिससे क्रीचर को पेन होने लगता है और उसका हेड एक्सपोज हो जाता है। तभी एबेलीन उस क्रीचर को हेडशॉट देकर मार देती है और ये सब कोई अनजान आदमी दूर से देख रहा था। वो सभी
भागकर एक बेयर हाउस में आते हैं जिसके अंदर उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है जिसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वो इन्हें शांत रहने को बोलता है क्योंकि एक और क्रीचर इस बेयर हाउस में आ चुका था। ये आदमी मार्कस को उठाकर भागता है और एक बेसमेंट में कूद जाता है। एवेलिन और रेगन भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में जाती हैं। फिर ये आदमी इन सभी को लेकर एक साउंड प्रूफ स्टील बंकर में छुप जाता है, लेकिन ये बंकर पूरी तरह सील था और इसमें ये लोग कुछ मिनट से ज्यादा सांस नहीं ले सकते हैं। ये आदमी एवेलिन से कहता है कि वो लोग यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ ना तो फूड है और ना ही वाटर, और उन्हें यहाँ से जाना होगा। एवेलिन को इस आदमी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वो उसके मुंह से कपड़ा हटाने बोलती है, लेकिन वो आदमी अपना मुंह छुपा रहा था। एवेलिन पहचान जाती है कि आदमी ली का दोस्त एमिट है। वो एमिट को अपना बेबी दिखाती है और एमिट कुछ नहीं बोल पाता। वो बंकर का डोर खोलता है और अब तक वो क्रीचर वहाँ से जा चुका था। मार्कस का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। रेगन उसे हेडफोन पहना देती है जो कि रेडियो से कनेक्टेड था। एमिट एवेलिन से पूछता है कि उन्होंने उस क्रीचर को कैसे मारा। एवेलिन कहती है कि उसे भी नहीं पता कि इसके पीछे साइंस क्या है। रेगन के कोकलर इम्प्लांट से इन क्रीचर को पेन होता है और उनके सर खुल जाते हैं। एवेलिन एमिट से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। एमिट बताता है कि उसके बच्चे पहले दिन ही मारे गए थे और उसकी वाइफ 11 हफ्तों पहले ही चल बसी। वो बीमार हो गई थी और इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। एवेलिन पूछती है कि क्या वो जानता था कि रोज रात को फायर सिग्नल और कोई नहीं बल्कि ली देता था। इस पर एमिट कहता है कि हाँ, उसे पता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने नहीं आया क्योंकि इस हमले के बाद से इंसान काफी बदल गए हैं और भरोसे के लायक नहीं हैं। तभी अचानक रेडियो में सिग्नल आता है और मार्कस को उसमें एक गाना सुनाई देता है। एमिट कहता है कि यह गाना पिछले 4 महीनों से रिपीट पर बज रहा है। रेगन कहती है कि उसके फादर भी रोज सिग्नल मिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई सिग्नल नहीं मिला। इस पर एमिट एक्सप्लेन करता है कि वो लोग घने जंगल में थे, वहाँ कभी सिग्नल नहीं मिलता। उसे भी ये सिग्नल इस जगह ऊंचाई पर आने के बाद से ही मिला था। रेडियो पर जो गाना बज रहा था उसका नाम था बियॉन्ड द सी, हिंदी में बोलूं तो 7 समुंदर पार। रेगन को लगता है कि ये सॉन्ग एक मैसेज है और इन्हें पता लगाना चाहिए कि ये कहां से आ रहा है। इस पर एमिट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। रात को रेगन मार्कस को जगाती है और उसे बंकर में लेकर जाती है। ली के मैप से उसने पता लगा लिया था कि ये रेडियो सिग्नल पास वाले एक टापू से आ रहा है। वो कहती है कि हमें समुद्र पार इस आइलैंड पर जाना चाहिए जहाँ से ये रेडियो सिग्नल आ रहा है। वहाँ उन्हें और लोग मिल सकते हैं और रेगन उन्हें क्रीचर्स की कमजोरी के बारे में बताकर उनकी मदद भी कर सकती है और उन्हें वहाँ पहुँचने में सिर्फ 1 ही दिन लगेगा। लेकिन मार्कस अभी भी काफी डरपोक है। वो रेगन को इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उसके प्लान में काफी खतरा था। अगली सुबह जब मार्कस जागता है तो उसे रेडियो पर नोट पड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि कीप लिसनिंग। उसे रियलाइज होता है कि रेगन अकेले ही आइलैंड पर जाने के लिए निकल गई है। मार्कस इसके बारे में एवेलिन को बताता है और एवेलिन एमिट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ कर लाए। एमिट इसके लिए साफ मना कर देता है, लेकिन फिर एवेलिन उसे उसकी और ली की दोस्ती याद दिलाती है कि अगर उसकी जगह ली होता तो वो जरूर जाता, और ये सुन एमिट मान जाता है। रेगन ट्रेन की पटरी को फॉलो करते हुए एक स्टेशन पर पहुंचती है जहां उसे लाशों से भरी हुई एक ट्रेन भी मिलती है जिस पर क्रीचर्स ने अटैक किया होगा। रेगन उसके अंदर जाकर कोई काम का सामान ढूंढने लगती है। उसे एक फर्स्ट एड किट मिल जाता है, लेकिन एक लाश को देखकर वो आवाज कर देती है जिसे सुनकर एक क्रीचर उस ट्रेन में आ जाता है। रेगन तुरंत अपना एम्पलीफायर ऑन करती है जिससे उस क्रीचर को पेन होने लगता है, लेकिन वो फिर भी रेगन की तरफ बढ़ता है। अब एक हाथ में रेगन ने अपना कोकलर इम्प्लांट पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो मॉन्स्टर को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लगता और वो क्रीचर रेगन को मारने उसके पास आ जाता है। लेकिन तभी पीछे से एमिट उसके सर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुन कुछ और क्रीचर्स इस तरफ आ गए थे। एमिट रेगन को लेकर तुरंत स्टेशन के एक रूम में छुप जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर के यहाँ से जाते ही वो दोनों वापस चलेंगे, लेकिन रेगन नहीं मानती, बल्कि वो उल्टा एमिट को ही कन्विंस करती है कि वो भी उसके साथ चले। अगर वो उस आइलैंड पर पहुंच गए तो वो इस कोकलर इम्प्लांट की फ्रीक्वेंसी सभी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और फिर जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो इन क्रीचर्स को मार सकेंगे। अगली सुबह जब रेगन जागती है तो एमिट उसका एम्पलीफायर, कोकलर इम्प्लांट और शॉटगन लेकर वहां से जा चुका था। यह जानकर रेगन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है, लेकिन फिर एमिट वापस आ जाता है। वो असल में ये देखने गया था कि आइलैंड पर ये लोग कैसे जाएंगे। वो रेगन को बताता है कि उसे एक बोट मिल गई है जिससे वो आइलैंड पर जा सकते हैं। दूसरी तरफ एवेलिन वापस अपने बेबी को बॉक्स में
में डालती है, लेकिन वो देखती है कि उसके टैंक में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची थी। साथ ही मार्कस को भी मेडिसिन की जरूरत है, नहीं तो उसके पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा। वो डिसाइड करती है कि वो अकेली फार्मेसी स्टोर जाएगी जरूरी सामान लेने के लिए। मार्कस भी उसके साथ चलने को बोलता है क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा था, लेकिन एवेलिन उसे समझाती है कि वो इस हालत में नहीं है और उसे यहीं रहकर अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। एवेलिन अपने सैंड पाथ पर चलने लगती है और उसी ब्रिज पर जाती है जहां बीयू मारा गया था। वो अपनी बेडिंग रिंग को उसके हेडस्टोन पर रखकर आगे बढ़ जाती है। इधर एमिट और रेगन समुद्र किनारे आ गए थे और उन्हें थोड़ी दूर पर ही कुछ बोट्स दिखाई देती हैं। वहीं एवेलिन बिना कोई परेशानी के फार्मेसी पहुंच जाती है और मार्कस के लिए कुछ दवाई और 2 ऑक्सीजन टैंक्स को लेकर वापस आने लगती है। इधर मार्कस बेबी को बॉक्स में रखकर फैक्ट्री में घूमने लगता है। वो देखता है कि एमिट कहां पर सोता है। कुछ आगे जाने पर उसे एमिट की मरी हुई वाइफ की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और कुछ सामान गिरा देता है, जिससे क्रीचर वहां आ जाता है और मार्कस वापस अपने बेसमेंट की तरफ भागता है। इधर एमिट और रेगन मरीना तक पहुंच जाते हैं और एक बोट लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन फिर एमिट को एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। एमिट उसके पास जाता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की एमिट के गले में एक जाल की रस्सी बांध देती है। इस जाल से कई सारी बोतल्स बंधी हुई थी, मतलब एमिट अब हिल भी नहीं सकता, नहीं तो वो आवाज कर देगा। इसके बाद यहाँ पर कई सारे लोग निकलकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मार्कस बेबी और रेडियो को लेकर बंकर में छुप जाता है क्योंकि मॉन्स्टर बेसमेंट में भी आ गया था, लेकिन मार्कस बंकर के डोर पर कपड़ा लगाना भूल जाता है, मतलब अब वो अंदर से इस डोर को नहीं खोल सकता है और वो उसमें फंस गया है। कुछ ही देर में मार्कस का दम घुटने लगता है और वो बेबी के साथ ऑक्सीजन शेयर करने लगता है। क्रीचर की आवाज एवेलिन भी सुन लेती है और भागकर अंदर जाती है। वो वहाँ पिस्टल से गोली चलाती है, जिससे वो क्रीचर बेसमेंट से बाहर निकलकर ऊपर आ जाता है। एवेलिन क्रीचर के पास वाले एक टैंक को शूट करती है, जिससे क्रीचर में आग लग जाती है, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आग की वजह से यहाँ के स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और रूम में पानी बरसने लगता है। पानी के कारण मॉन्स्टर एवेलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाता और एवेलिन धीरे से बेसमेंट में चली जाती है और बंकर का दरवाजा खोलकर देखती है कि दम घुटने से मार्कस बेहोश हो गया था। वो क्रीचर फिर से बेसमेंट में आ जाता है और एवेलिन कपड़ा रखकर बंकर का दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ एमिट इन लोगों को इशारे में समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये लोग जंगली हो गए थे और एमिट की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस ग्रुप का लीडर रेगन की शर्ट फाड़ देता है और उसका एम्पलीफायर और कोक्लियर इम्प्लांट भी छीन लेता है। इसके बाद वो उसे कहीं ले जाने लगते हैं। एमिट समझ जाता है कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। वो रेगन को पानी में कूद जाने का इशारा करता है और लीडर को अपने साथ जाल में फांस लेता है। इससे काफी आवाजें होती है और 2 क्रीचर वहां आकर उस ग्रुप के सभी लोगों को मारने लगते हैं। एमिट उस लीडर को क्रीचर के सामने कर खुद पानी में कूद जाता है, लेकिन उसके गले में अभी भी रस्सी बंधी हुई थी। वो पानी से बाहर निकलकर देखता है कि क्रीचर्स ने उन सभी लोगों को मार डाला है। एक क्रीचर एमिट को मारने पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन एमिट देखता है कि ये क्रीचर्स पानी में तैर नहीं सकते और वो क्रीचर पानी में डूबकर मर जाता है। ये देख दूसरा क्रीचर पानी में नहीं कूदता। रेगन एमिट को खींचकर एक नाव में चढ़ा लेती है और एमिट बताता है कि फाइट के दौरान उसने लीडर से रेगन का कोक्लियर इम्प्लांट वापस ले लिया था और वो दोनों नाव लेकर उस आइलैंड पर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो पार्टी चल रही थी। अब क्योंकि ये क्रीचर तैर नहीं सकते तो आज तक एक भी क्रीचर इस आइलैंड पर नहीं आ पाया है और यहाँ पर लोग मजे से रह रहे हैं। आइलैंड के लोग रेगन और एमिट का स्वागत करते हैं। यहाँ का हेड एमिट से कहता है कि उसने रेडियो पर गाना सुना होगा और फिगर आउट कर लिया होगा कि उन्हें समुद्र पार आना है, जिस पर एमिट कहता है कि उसने तो नहीं, लेकिन रेगन ने ये फिगर आउट किया था। वो आदमी बताता है कि हम लोग अपोक्लिप्स की शुरुआत से ही यहाँ पर आ गए थे। जब मिलिट्री को पता चला कि ये क्रीचर तैर नहीं सकते तो उन्होंने 12 बोट्स तैयार की लोगों को उसमें भरकर आइलैंड भेजने के लिए, लेकिन क्योंकि लोगों ने शांति से काम नहीं लिया और उन्होंने धक्का मुक्की और शोर करना शुरू कर दिया, जिससे क्रीचर्स ने वहाँ आकर सभी लोगों को मार डाला और 12 में से सिर्फ 2 बोट्स ही इस आइलैंड पर सही सलामत आ सकी और तभी से ये लोग यहाँ पर हैं। कुछ देर बाद एमिट रेगन के पास जाकर उसे बताता है कि उसने आइलैंड मैन से बात की
और वो उसके कोक्लियर इम्प्लांट के साउंड को रेडियो से ब्रॉडकास्ट करने के लिए मान गया है। वो रेगन को सॉरी भी बोलता है उस पर डाउट करने के लिए। अगली सुबह एमिट आइलैंड के किनारे जाता है और अपनी वाइफ की ड्राइंग को निकाल कर देखता है। तभी उसे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है कि एक बोट जो कि उसने मरीना में देखी थी वो बहते हुए इस आइलैंड पर आ गई है और इस बोट में क्रीचर भी बैठा हुआ है। ये देख एमिट भागता हुआ लोगों को वॉर्न करने जाता है, लेकिन उसने काफी देर कर दी थी और वो क्रीचर यहाँ के लोगों को अटैक कर उन्हें मारना शुरू कर देता है। एमिट एक बच्चे को उठाकर आइलैंड मैन के घर में जाता है। वो उसे एक और बच्चे के साथ क्लोजेट में छुपा देते हैं। इसके बाद आइलैंड मैन अपनी कार में जाकर बैठता है और रेगन और एमिट भी उसके साथ बैठते हैं। आइलैंड मैन कार का हॉर्न बजाकर क्रीचर को कॉलोनी से दूर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो क्रीचर इनकी कार के पीछे पड़ जाता है और उसकी रूफ को भी फाड़ देता है। आइलैंड मैन इनको यहाँ के रेडियो स्टेशन लेकर जाता है। वो स्टेशन की चाबी एमिट को देता है और उसे कहता है कि उसे वापस कॉलोनी में जाना होगा, लेकिन तभी क्रीचर उस आइलैंड मैन को मार देता है और रेगन और एमिट दोनों रेडियो स्टेशन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ एवेलिन अपने बच्चों के साथ रात भर उस बंकर में छुपी हुई थी और इससे उनका एक और ऑक्सीजन टैंक खाली हो गया था। एवेलिन को लगता है कि अब मॉन्स्टर चला गया है और वो बंकर से बाहर निकलती है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहीं पर था। एवेलिन फिर से बंकर में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर उसका दरवाजा ही तोड़ देता है। इधर एमिट धीरे से रेगन को मेन ऑफिस में भेजता है, लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो उसमें आवाज होती है और क्रीचर तेजी से रेगन को मारने आता है, लेकिन एमिट उसके सामने आ जाता है और खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। रेगन को सेफ रखने के लिए वो दरवाजा भी बाहर से बंद कर देता है। इधर ये क्रीचर बंकर में नहीं आ पा रहा था, लेकिन अपने पंजों से वो एवेलिन के पैर को घायल कर देता है और उन पर अटैक करता ही रहता है। इस तरफ क्रीचर एमिट को मारने ही वाला था, लेकिन रेगन अपने कोक्लियर इम्प्लांट को ऑन कर देती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से क्रीचर थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके बाद रेगन यहाँ का स्पीकर ऑन कर देती है, जिसमें अभी भी बियॉन्ड द सी गाना बज रहा था। रेगन ऑफिस में जाकर गाने को बंद कर देती है और माइक पर अपना कोक्लियर इम्प्लांट रख देती है, जिससे उसकी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने लगती है और उस क्रीचर को बहुत पेन होता है। इधर मार्कस भी लगातार हेडफोन पर रेडियो सुन रहा था और उसे भी हाई पिच साउंड सुनाई देने लगता है। वो समझ जाता है कि रेगन वहां पहुंच गई है और ये उसी ने किया है। मार्कस हेडफोन्स निकालकर रेडियो को क्रीचर के सामने कर देता है, जिससे उसकी भी बैंड बज जाती है। अब रेगन क्रीचर के पास जाती है और उसके खुले हुए हेड में एक रोड घुसा देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। इधर मार्कस भी फाइनली हिम्मत दिखाता है और बाहर निकलकर एवेलिन की पिस्टल से उस क्रीचर को हेडशॉट देता है, जिससे वो भी मर जाता है। और एवेलिन ये देख बहुत खुश होती है कि उसके बच्चे अपने फादर की तरह बहादुर बन गए हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेगन अपने कोक्लियर इम्प्लांट को माइक पर ही लटका रहने देती है, ताकि वो और बाकी के लोग रेडियो को हथियार बनाकर इन क्रीचर्स को मार सके और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्वाइट प्लेस पार्ट 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये पार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और इसे एक परफेक्ट सीक्वल कहा जा सकता है। और क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है, तो इसके तीसरे पार्ट और एक स्पिन ऑफ मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिनके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले पार्ट की तरह ही ये मूवी भी जॉन क्रेन्स्की ने लिखी और डायरेक्ट की है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।